फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी, जहां पर चलती कार में गैंगरेप की घटना सामने आई है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। आरोप यह है कि लिफ्ट देने के बहाने गैंगरेप की वारदात को यहां अंजाम दिया गया है। पीड़िता की बहन ने पुलिस को बताया कि घर में मां से विवाद के बाद उनकी बहन सहेली के यहां पर घर जाने के लिए निकल गई थी। रास्ते में इको वैन चालक ने उन्हें लिफ्ट दी। वैन में 2 लोग बैठे हुए थे। आरोप है कि गैंगरेप की घटना के बाद आरोपियों ने पीड़ित को चलती वैन से फेंक दिया, जिससे वो जख्मी हो गई। फरीदाबाद के अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है, परिजनों से भी पूछताछ में बयान दर्ज किए गए हैं। फरीदाबाद में चलती कार में गैंगरेप की घटना सामने आई, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। लिफ्ट देने के बहाने फरीदाबाद में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। गैंगरेप के बाद चलती कार से पीड़िता को फेंक दिया गया, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। अभी अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है। तो क्या कुछ हुआ है ये आपको हम बता दें। फरीदाबाद में महिला के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया। चलती कार में महिला के साथ दरिंदगी की गई। लिफ्ट देने के बहाने वैन में गैंगरेप किया गया और चलती वैन से पीड़िता को नीचे फेंक दिया गया। वैन सवार 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से विरोध करने पर महिला के साथ जमकर मारपीट भी की गई है, यह भी आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। 2 घंटे तक कार में पीड़िता को घुमाते रहे, उसको पीटा गया और चलती कार से नीचे फेंक दिया गया। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। रात 3 बजे चलती वैन से पीड़िता को धक्का देकर नीचे फेंक दिया। महिला के चेहरे और सर पर गंभीर चोट लगी है। अस्पताल में इस वक्त महिला का इलाज चल रहा है और साथ ही साथ जो पीड़ित महिला की बहन से भी बयान दर्ज कराए गए हैं। उनका कहना है कि मां से विवाद के बाद वो अपने सहेली के घर के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में उन्होंने जब एक वैन से लिफ्ट मांगी, वैन के अंदर मौजूद लोगों ने हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अभी तक गैंगरेप के आरोपियों की लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। महिला के साथ चलती कार में इस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। हरियाणा के फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी, जहां पर चलती कार में गैंगरेप, लिफ्ट देने के बहाने फरीदाबाद में ये गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अजातिका इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई है। अजातिका, अब तक की जानकारी के अनुसार क्या कुछ मिला है? पुलिस को भी शुरुआती जांच में क्या कुछ खुलासे हुए हैं? बयान दर्ज पुलिस कर रही है, पूरा मामला विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल जिया, जैसे कि आपने दर्शकों को बताया, बहुत बड़ी खबर और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर। एक बार फिर से वही घटना, वैसी ही खबर दोहराई जाती है। 2 घंटे तक एक लड़की को लगातार सड़क पर घुमाया गया, गैंगरेप होता रहा। 2 आरोपी इसमें सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन दोनों अब तक फरार हैं, पकड़े नहीं गए हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अब इस मामले में दोनों आरोपियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिया, आपको भी और जो दर्शक हमें इस वक्त सुन रहे हैं, हम सभी को 2012 का निर्भया गैंगरेप और मर्डर का केस याद होगा, जिसने सरकारें बदल दी थी, जिसने कितने ही लोगों को दिल्ली में रोने पर मजबूर कर दिया था, सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उस केस से जो पुलिस व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो कितनी सीखी है या उससे वो कितनी सुदृढ़ हुई है, कितनी ज्यादा मजबूत हुई है, वो अब भी जमीन पर नजर नहीं आ रहा। क्योंकि 2 घंटे तक एक इको वैन लगातार चक्कर लगाती रही। एसडीएम नगर नाम की जगह, यानी गुरुग्राम और फरीदाबाद रोड पर का ये हादसा बताया जा रहा है, जहां उसे करीबन 3 बजे फेंक दिया गया। वहां से वो इको वैन चली गई। लेकिन उसी तरह से जैसे निर्भया केस में जो बस है वो लगातार चक्कर लगाती रही थी, गैंगरेप होता रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये बड़ी जानकारी। फरीदाबाद में गैंगरेप के दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जैसा कि अजातिका लगातार बता रही थी, पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। कई सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलती कार में महिला से गैंगरेप के दोनों जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही साथ वहां लगे हुए जो सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगाला जा रहा है। पूरा घटनाक्रम यहां पर सामने लाने की जो कोशिश है पुलिस कर रही है। फरीदाबाद में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गैंगरेप के गुनाहगार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे ही पीड़िता की स्थिति में सुधार होता है, पुलिस की तरफ से पीड़िता का भी बयान यहां पर दर्ज किया जाएगा।
लेकिन पीड़िता के परिजनों का बयान यहां पर पुलिस ने दर्ज किया है। यहां पर यह बात निकलकर सामने आ रही है कि पीड़िता अपने घर से बाहर निकली थी अपनी सहेली के घर जाने के लिए और इको वैन से लिफ्ट लेती है और लिफ्ट के बहाने यहां पर गैंगरेप की पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। हालांकि पुलिस के बयान का भी इंतजार रहेगा कि आखिर आधिकारिक रूप से क्या कुछ पुलिस की तरफ से खुलासा किया जाता है इस पूरी वारदात के बाद। अजातिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अजातिका, देखिए गिरफ्तारी हो गई है लेकिन सवाल अभी भी वही खड़े हो रहे हैं जो आप और हम अभी कर रहे थे कि जो गुरुग्राम फरीदाबाद का रोड है वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहती है, कई बार पुलिस के जवान भी वहां पर खड़े रहते हैं। इसके बावजूद भी 2 घंटे तक कार के अंदर एक पीड़िता, 2 आरोपी यहां पर रहते हैं और फिर बीच में रास्ते में फेंक दिया जाता है। कई सवाल यहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी उठते हैं। अजातिका जी बिल्कुल जिया, साफ तौर पर पेट्रोलिंग का सवाल उठते हैं और जिया ऐसा भी हो सकता है, देखिए अभी जो आपने जो जानकारी दी 48 घंटे में पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है और जो इको वैन है वो भी बरामद हो गई है। फरीदाबाद में जो आरोपी है वो रहते थे लेकिन मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें जो ग्राउंड पर हुआ, सीसीटीवी तो आप जरूर खंगालेंगे, आरोपियों को भी पकड़ लिया है, लेकिन उस बच्ची का क्या जिसके साथ में ये पूरी वारदात हुई है। 2 घंटे तक वो इको वैन वहां पर चक्कर लगाती रही। इतने बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन जिया अगर हम बात करें मौसम की तो वो थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस आयुक्त श्रीमान सतेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा मामले को कामयाब बनाने के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 को निर्देशित किया गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। कल 30 दिसंबर को थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस आयुक्त श्रीमान सतेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा मामले को कामयाब बनाने के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 को निर्देशित किया गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। कार्रवाई की जा रही है। यहां पर बताया गया है पुलिस के द्वारा कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है और साथ ही आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। इस बीच पीड़िता की बहन ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। रात को 3:30 बजे फोन आया था मेरे पास। रो रही थी वो, कुछ नहीं बोल रही। आधे घंटे तक तो मैं बात करती थी उससे। फिर मैं वहाँ पे गई तो देखा सब ये फटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको 10 सेकंड से गाड़ी में लिखाया, मेरे घर वाले की तो उसमें लिखाया, मैंने डीके ले गई। अच्छा। डीके में लेके गई वहाँ पे उसको अंदर टीके लगवाए, उन्होंने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। दिल्ली के लिए रेफर कर दिया, उन्होंने स्टेट पर बाहर कर दिया, वहाँ से लेके आए, फिर वहाँ से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उसे होश नहीं था बिल्कुल भी। लड़की रात को कितने बजे निकली थी घर से? 8:30 बजे निकली थी। क्या कह के निकली थी? मेरे को यही कहती थी कि मम्मी से काफी दिन से बहसबाजी हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ। अच्छा। मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात भी हुई थी। मैंने अपनी बेटी से बात कराई थी, मैंने मौसी से बात कर ली, 5 मिनट उसने मेरे से बात करी थी। बस इतना कहते उसने फोन काट दिया। मेरे को मेट्रो मोड़ तक 3 नंबर मस्जिद के वहाँ खड़ी हुई, कह रही थी ऑटो ढूंढ रही हूँ। बस इतना कह के फोन काट दिया। कितने बजे सूचना मिली आपको? मेरे को रात को 3:30 बजे कॉल आई, मैं सो रही थी तो फोन आया। उसके 15-20 मिनट बाद फिर दोबारा आया, पहले फ़ोन पे बात नहीं हो पाई, दोबारा फ़ोन आया तो तब मैंने फ़ोन उठाया, उधर से कट गया। फिर मैंने बार बार फ़ोन किया, इतनी रात हो गई इसलिए फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन किया, उधर से वो रो रही थी, कुछ भी नहीं बता पाई। फिर मेरी एक फ्रेंड रहती है सीमा एसडीएम नगर में 25 फुट पे, उससे इसकी बात हो रही थी, उसने मुझे भी फ़ोन किया। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां की मुरादाबाद में नशे में धुत युवकों ने कार से जमकर आतंक मचाया है, उत्पात मचाया है। युवकों ने सीधी सरायखाला की गलियों में लापरवाही और तेज रफ्तार कार चलाकर कई लोगों को रौंद दिया। उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। अफरा तफरी का माहौल उसके बाद बन गया था। चश्मदीदों के अनुसार कार में सवार 4 युवक नशे की हालत में धुत थे और कार को तेज रफ्तार से चला रहे थे। कार ने सबसे पहले 2 लोगों को जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद मौके से भागने की कोशिश में कई दूसरे राहगीरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में सड़क पर खड़ी 2 मोटरसाइकिल्स भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लगातार टक्करों के बाद कार बेकाबू होकर सड़क पर ही पलट गई और हैरानी की बात यह रही कि कार सवार 4 युवक मौके से गाड़ी से उतरकर
छोड़कर आसपास की गलियों में फरार हो गए। इस दर्दनाक हादसे में सड़क किनारे खड़े 5 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। यहां पर कुछ लोगों के हाथ पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है, गंभीर चोट यहां पर लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां पर ठंड के साथ साथ कोहरे का कहर भी लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। कोहरे का असर हवाई और रेल सेवाओं पर भी पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को खासा परेशानी हुई है। मौसम विभाग की माने तो आज के लिए कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश की वजह से कोहरे में कुछ ना कुछ कमी जरूर आ सकती है, एक्यूआई में भी राहत मिल सकती है, लेकिन ठंड बढ़ने की यहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है। अनुमान यह है कि बारिश के चलते अधिकतम तापमान में तकरीबन 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान अभी दिल्ली एनसीआर में 20 से 21 बना हुआ है और ऐसे में इसमें और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगर हल्की बूंदाबांदी यहां पर होती है मौसम विभाग के अनुसार, तो ठंड में बढ़ने की जो संभावना है ठंड की वो हो सकती है, लेकिन कोहरे से जरूर थोड़ी राहत मिल सकती है। प्रयागराज माघ मेले में इस बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा नहीं लग सकेगी। जी हां, प्रशासन ने इस मेले में प्रतिमा नहीं लगाने को लेकर नोटिस दे दिया है। नोटिस में कहा गया है कि ऐसी जानकारी मिली है कि धर्म और आस्था के मेले में गैर धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम किए जाने की तैयारी है। यह माघ मेले की परंपराओं के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे को कल माघ मेले में पहुंचकर शिविर का उद्घाटन और मुलायम सिंह यादव की मूर्ति का लोकार्पण करना था, लेकिन नोटिस जारी होने के बाद यह कार्यक्रम अब रद्द हो सकता है। महाकुंभ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव की मूर्ति स्थापित कर कैंप लगाया था, जहां लोग मुलायम सिंह यादव को नमन करते थे। हालांकि पूरे मेले के दौरान प्रतिमा लगी हुई थी और कोई विरोध नहीं हुआ था। इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए इस साल भी माघ मेले के लिए उन्होंने दोबारा आवेदन किया, लेकिन मेला प्रशासन ने नोटिस पहले ही जारी कर दिया है। और एक अहम खबर आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के समर्थन में है जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं। उनकी राजनीति में उनको लाने की मांग को लेकर दरअसल ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये पोस्टर्स की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने की मांग को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की थी और अब एक बार फिर पटना में पोस्टर्स के जरिए ऐसी ही मांग उठाई गई है। पोस्टर्स के जरिए अपील की गई है कि निशांत कुमार राजनीति में आए और जेडीयू में युवाओं का भविष्य संवारें। छात्र जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। इस पोस्टर्स में नववर्ष और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी गई हैं। जो पोस्टर पटना की सड़कों पर लगाए गए हैं उसमें लिखा गया है कि चाचा जी के हाथों में सुरक्षित अपना बिहार, अब पार्टी के अगले जनरेशन का भविष्य संवारे निशांत कुमार। ममता बनर्जी पर बीजेपी ने निशाना साधा है, बड़ा हमला बोला है। कहा है कि ममता देश के गृह मंत्री को धमकी दे रही है। साथ ही बीजेपी की तरफ से कहा गया कि घुसपैठियों को बचाने के लिए गृह मंत्री को यह धमकी दी गई। ममता बनर्जी तानाशाही कर रही हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र का दमन हो रहा है। बंगाल में सरकार बनने के बाद एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे, यह बीजेपी की तरफ से कहा गया। ममता बनर्जी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए कहा कि आप होटल के अंदर छुप कर बैठे और आप भाग्यवान हैं जो हम आपको होटल के बाहर निकलने दे रहे हैं, वरना अगर हम चाहते तो आपको होटल से बाहर निकलने नहीं देते। यह देश के एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शब्द हैं अपने ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए। घुसपैठियों का नाम इलेक्टोरल रोल में कटता है। घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने ही देश के गृह मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है, उनको धमकाती है। और ममता जी, आप ये जो धमकी गृह मंत्री को दे रहे हैं, ये धमकी केवल गृह मंत्री जी के लिए नहीं है, ये धमकी प्रत्येक भारतीय के लिए है। मगर ममता जी, आप याद रखिए, बंगाल अब नहीं सहेगा। बंगाल ने भी निर्णय लिया है कि 15 अप्रैल 2026 के बाद 2/3 बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बंगाल में बनेगी।
भाजपा की सरकार बनने के बाद चुन चुन करके, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा, एक एक घुसपैठिए को बाहर निकाला जाएगा। ये सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं बांग्लादेश की, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को आज आखिरी विदाई दी जा रही है। ये काफिला आप देख रहे हैं। दरअसल 80 साल की उम्र में खालिदा जिया का निधन हो गया था। वो लंबी बीमारी से जूझ रही थी। ये तस्वीरें आप सीधे बांग्लादेश के राजधानी ढाका से देख सकते हैं। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। खालिदा जिया पहली बार 1991 से 1996 तक और दूसरी बार 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री रही। बताया जा रहा है कि उनके पति जियाउर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, उनकी कब्र के बगल में ही उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये जानकारी मिल रही है। ये उनका काफिला आप देख सकते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को अंतिम विदाई दी जा रही है। उन्हें अलविदा कहने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी उनके काफिले के साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बीमारी के चलते लंबे समय से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन मंगलवार को ढाका में उनका निधन हो गया और ये खबर मिलते ही पूरे देश में, बांग्लादेश में शोक की लहर छा गई। ज्यादा इसमें अपडेट्स ये भी सामने आ रही हैं कि खालिदा जिया को आज ही उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और जौहर की नमाज के बाद संसद के साउथ प्लाजा और उससे सटे हुए मानिक मियां एवेन्यू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ढाका से। एक तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को कैसे अंतिम विदाई दी जा रही है। उनका काफिला यहां से निकल रहा है और कुछ पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं खालिदा जिया की। ये तस्वीरें, पहली महिला प्रधानमंत्री, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की उन्होंने स्थापना की थी। उन्हें सुपुर्द खाक आज किया जाएगा और उनकी अंतिम यात्रा इस वक्त चल रही है। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, एक युग की समाप्ति इसको हम कह सकते हैं, एक युग का अंत हम कह सकते हैं बांग्लादेश की राजनीति के लिए। बीएनपी की स्थापना करने वाली खालिदा जिया और बांग्लादेश में उनको लेकर अब गम का माहौल है। उनका काफिला हम देख सकते हैं। उनको अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी सड़कों पर उतरे। बिल्कुल, देखिए, खालिदा जिया जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का चेहरा रही है, उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और भारत की तरफ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी ढाका में मौजूद हैं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। भले अभी मौजूदा समय में जो स्थितियां हैं उसमें कुछ जो हालात हैं वो बदले हुए दिखाई पड़े, लेकिन भारत हमेशा से वहाँ के लीडर्स का, वहाँ की डेमोक्रेसी का पक्षधर रहा है। और खालिदा जिया जो कि एक बड़ी नेता रही हैं बांग्लादेश में, देखा जाए तो एक तरफ शेख हसीना हुआ करती है, दूसरी तरफ खालिदा जिया हुआ करती थी। तो खालिदा जिया के निधन के बाद भारत ने शोक भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी तस्वीरें साझा कर शोक व्यक्त किया और खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ढाका भेजा है। तो भारत ये साफ तौर से इसका एक संदेश जाता है कि भारत बांग्लादेश के प्रति एक अच्छी भावना रखता है, बांग्लादेश की डेमोक्रेसी का पक्षधर है और वहाँ के पक्ष और विपक्ष सभी जो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं उनके साथ भारत संपर्क में रहता है। और यही वजह है कि खालिदा जिया के अंतिम विदाई में पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, वहां पर एस जयशंकर पहुंचे हुए हैं। और खासतौर पे देखा जाए तो यहाँ पर उनके बेटे जो खालिदा जिया के 17 साल बाद यूके से वापसी कर लौटे हैं, 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को लेकर इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्ता में वापसी कर सकती है मौजूदा जो हालात है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को चुनाव में प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही नंबर 1 की पार्टी बांग्लादेश में हो सकती है। तो इस बात की उम्मीद है कि खालिदा जिया की पार्टी की लंबे समय बाद वापसी होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि लंबे समय से बीमार थी, इलाज के लिए बाहर भी उनको जाना था, लेकिन ढाका में उनका इलाज चल रहा था। उनके बेटे जब ढाका पहुंचे थे उन्हें देखने के लिए गए थे और कल उनका निधन हो गया। आज उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। भारत की तरफ से जयशंकर पहुंचे हुए हैं। तमाम और देशों के भी प्रतिनिधि इस वक्त ढाका में मौजूद है। बिल्कुल विशाल, ये तस्वीरें हम ढाका से लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। 20 दिन से वो वेंटिलेटर पर थी, लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और इस वक्त बांग्लादेश में उनके बेटे मौजूद हैं और ये बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर भी उतरे हुए हैं। ये जनाजा जो उनका निकल रहा है, ये पूरा काफिला, उसकी तस्वीरें इस वक्त
दर्शकों के सामने। और कहीं ना कहीं विशाल, अब जो राजनीति में नया मोड़ आएगा वो कहीं ना कहीं नजर आएगा। और बीएनपी को लेकर जो लगातार बातें कही जा रही थी कि एक उभरती हुई पार्टी एक बार फिर से बनती हुई नजर आएगी बीएनपी बांग्लादेश के अंदर, ये कह सकते हैं। और अब क्योंकि एक सिंपैथी कार्ड भी कहीं ना कहीं खेला जाता है, खालिदा जिया की मौत के बाद, उनके निधन के बाद उनके जो समर्थक हैं उनमें एक इमोशनल अटैचमेंट भी कहीं ना कहीं इस पार्टी के साथ हो जाएगा। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यह भी देखना होगा कि बांग्लादेश में अब राजनीतिक रूप से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे ढाका से। 2.5 साल से पहले ही अयोध्या, मथुरा और हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में लोग भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ आप जहां तक नजर डालेंगे वहां तक आपको सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देख सकते हैं अयोध्या से, जहां पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हैं। हनुमानगढ़ी का पूरा जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है। भीड़ इतनी ज्यादा यहां पर नजर आ रही है, काफी दूर तक ऐसे ही लोगों का हुजूम है। श्रद्धालु हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन के बाद प्रभु राम के मंदिर जाते हैं, वहां पर उनका दर्शन करते हैं और भगवान राम के दर्शन के लिए आज बड़ी संख्या में अयोध्या भी लोग पहुंच रहे हैं। भव्य राम मंदिर पर ध्वज फहराने के बाद से यहां पर संख्या में वैसे भी इजाफा हुआ है। और आज क्योंकि आखिरी दिन है 2025 का, नए साल की कल से शुरुआत होने जा रही है, तो ये जो पल है ये भगवान के दर्शन के साथ ही लोग बिताना चाहते हैं। मथुरा और हरिद्वार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। नए साल से पहले ही प्रभु राम की नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। हजारों की संख्या में लोग भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें अयोध्या से सामने आई है जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। अयोध्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। नए साल में भक्तों की भारी भीड़ अयोध्या में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल पर ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो रामचंद्र के भक्त हैं वो अयोध्या नगरी पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हर एक चेहरे पर आपको अलग भाव नजर आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। यानी आप देख सकते हैं कि भक्तों में एक अलग ललक है रामलला के दर्शन की। और आप देखिए दूसरा जो जत्था है हिमाचल से आया हुआ है और यहाँ पर देखिए जो रामलला के भजन है वो गाते हुए यहाँ पर आपको जो भक्त हैं वो नाचते और झूमते हुए नजर आएंगे। तो यानी भक्त पूरी तरह से भक्तिमय हैं और भक्ति में लीन हैं। तो आज रामलला के दरबार के सामने ही नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। दर्शन किया, नाच रहे, झूम रहे, मजा ले रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो यानी आप देखिए जय श्री राम के नारे भी आपको सुनने को मिलेंगे। क्या कहेंगे, भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज दूसरी वर्षगांठ है प्रभु श्री राम की। पूरे देशवासी को बधाई और शुभकामनाएं। आप और प्रभु श्री राम हमारे आज यहाँ विराजमान हो चुके हैं, वो आराम दरबार में बैठ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करने के लिए आया हूँ। न्यूयाली बिलिटाला दोष माधुशाली बिलिटा दोष माधु। यानी ये जो भजन है वो गाते हुए यहाँ पर आपको जो रामलला के भक्त हैं वो नजर आएंगे और कोशिश यही है कि यहाँ पर अपनी जो भक्ति है उससे रामलला को प्रसन्न किया जाए और जो मनवांछित फल है वो प्राप्त किया जाए। तो भक्तों में, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है यह आप तस्वीरों से साफ समझ सकते हैं। और आपको आइए कुछ और तस्वीरें हम दिखा देते हैं किस प्रकार से भीड़ अलग अलग स्थानों पर देखने को इस बार मिल रही है। नए साल का मौका है। मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, धर्मशाला, कन्याकुमारी, हरिद्वार, ये वो स्थान है जहां पर बड़ी संख्या में इस वक्त लोग पहुंच रहे हैं और भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। भीड़ यहां पर अपार देखने को मिल रही है। यहां पर जो रिजॉर्ट्स हैं, यहां पर जो होटल्स हैं वो फुल हो चुके हैं। नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ लोग करना चाहते हैं और जो आज 31 दिसंबर इस साल का आखिरी दिन है वो भगवान के दर्शन के साथ ही बिताना चाहते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी देखिए पूरी तरह से अलर्ट पर नजर आ रहा है। बलराम पांडे की आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं।
इस वक्त हम अयोध्या की हनुमानगढ़ी पे मौजूद हैं, जहां नए साल को लेकर के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ जहां प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ का उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं नए साल को लेकर के जो भक्त हैं वो भारी तादाद में अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार भक्तों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। कहां से आए आप लोग? हम लोग अयोध्या के ही हैं। क्या कहेंगे, आज तो काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। जी सर, भीड़ है लेकिन अभी नहीं उतना भीड़, अभी कभी कम भीड़ बढ़ रही है धीरे धीरे। कहां से आए आप लोग? से बहराइच जिला से। बहराइच से आए हुए हैं, तो दर्शन हो गए? हो गए, सुबह सुबह ही कर? हाँ सुबह सुबह कर लिए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा व्यवस्था अच्छी है? अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ी के बाहर किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। और जिस तरीके की तैयारी की गई है, भीड़ को देखते हुए 7 कतारें बनाई गई हैं, ताकि जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो सके। और आप देखिए किस तरीके से जो कतारें हैं वो बनाई गई हैं। एम्बुलेंस भी आपको वहां पर नजर आ रही होगी, यानी सुरक्षा की व्यवस्था भी काफी चुस्त और दुरुस्त की गई है। और जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी आप देखिए कि पैदल मार्च करते हुए स्थिति का जो जायजा है वो लेते हुए नजर आ रहे होंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है, ताकि भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। और आइए अब तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं बाबा महाकाल की। नए साल के मौके पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भारी तादाद में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी नए साल के मौके पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, क्योंकि भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए वीवीआईपी इंतजामों में कुछ कटौती जरूर की गई है। महाकालेश्वर मंदिर समिति का दावा है कि नए साल के मौके पर करीब 10 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से बाबा महाकाल का दरबार इस वक्त श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है, भरा पड़ा हुआ है। हर कोई भस्म आरती में शामिल होना चाहता है, बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहता है। और इसी वजह से लगातार उज्जैन पहुंच रहे लोग। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में इस वक्त श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से उज्जैन लोग पहुंचते हैं। और जब मौका नए साल का हो तो ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि जो वीवीआईपी दर्शन होते हैं उनमें जरूर कटौती की गई है। और ऐसा इस वक्त लगभग हर मंदिर में देखने को मिल रहा है कि वीआईपी दर्शन पर फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि उम्मीद ये व्यक्त की जा रही है कि बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए सबसे 10 लाख से अधिक श्रद्धालु उज्जैन का रुख कर सकते हैं, महाकालेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। देखिए इस वक्त मध्य प्रदेश में भी ठंड का सितम लगातार जारी है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही है। साल के अंतिम दिन भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए देश भर के श्रद्धालु महाकाल के दरबार में आए हैं। देखिए आप, भगवान की एक झलक पाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और भगवान की एक झलक पाकर उनसे मन्नत मांग रहे हैं कि जैसा पिछला साल जो अच्छा गया ऐसा ही अगले साल भी उनके साथ अच्छा। आप कहाँ से आए? गोरखपुर से। तो क्या मांगा आज भगवान से? महाकाल से नए वर्ष आने पे बहुत सारी सबको सारी खुशियाँ मिले। कितनी भीड़ है यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 5 लाख के ऊपर की भीड़ है। लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से आया हूँ मैं। कैसे दर्शन हो रहा है? यहाँ पर बहुत शानदार दर्शन की व्यवस्था है, सिक्योरिटी की व्यवस्था भी काफी अच्छी है। और हर श्रद्धालु को यहाँ पर प्रत्येक ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं साक्षात महाकाल के दरबार में व्यक्तिगत रूप से दर्शन कर रहा हूँ। ये देखिए आप, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। भगवान महाकाल यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि महाकालेश्वर मंदिर में फिलहाल वीआईपी व्यवस्था बंद कर दी गई है और जो आम श्रद्धालु है वे ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए आप आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? आप कहाँ से? मुंबई से। कितनी भीड़ है? दर्शन कैसे हो रहा है? बहुत अच्छा। देखिए आप, जो श्रद्धालु हैं वो देश भर से आए हुए हैं भगवान की एक झलक पाने के लिए और महाकाल के दरबार में काफ़ी चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।
आज अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है और इस मौके पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह सीएम योगी के साथ हनुमानगढ़ी पहुंचे और यहां दर्शन पूजन किया। तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने डेलीगेशन के साथ यहां पर मुलाकात की, अधिकारियों के साथ मिले और अब रक्षा मंत्री की है हनुमानगढ़ी में जाकर पूजा अर्चना की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीएम योगी के साथ हनुमानगढ़ी पहुंचे और यहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया, भगवान की आरती की। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ है और इस मौके पर भव्य आयोजन भी किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के यहाँ पर तगड़े इंतजाम किए गए हैं। नए साल का मौका है तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं नए साल पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस खास मौके पर शामिल होने के लिए। दूसरी तरफ जब से ध्वज का कार्यक्रम यहाँ पर पूरा हुआ है, ऐसे में उसके बाद से भक्तों की संख्या अयोध्या में बढ़ गई है। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ मिले तब की तस्वीरें भी आपके सामने। स्वागत यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का किया गया। अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री ने मुलाकात की और उसके बाद हनुमानगढ़ी में रक्षा मंत्री ने दर्शन पूजन किया, आरती की।